अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला टॉपिक जो है वो उसको गो थ्रू किया होगा और अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब उसी से हमने पढ़ा था फंक्शनिंग ऑफ हार्ट और उसके बाद हमने कार्डियक साइकिल डिस्कस किया जो उसी से रिलेटेड था सारा। तो ये जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं वो भी जो आपकी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है उसी से रिलेटेड है। तो आज का पहला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। के मतलब हार्ट जो आपने देखा पीछे जब हमने उसकी फंक्शनिंग पढ़ी तो वो किस तरह से एक्साइट हो रहा है। एक्साइट मतलब यही कि वो जब एक कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ में चला जाता है तो उसको कहते हैं कि वो हार्ट एक्साइटेड, उसके मसल्स एक्साइट हो चुके हैं और वो स्टिमुलेट हो चुके हैं और वो फिर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो किस तरह से हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है तो उसके पीछे उसको एक्साइट करने में, उसको स्टार्ट करने में किसका रोल है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा। तो ये है जी साइनो एट्रियल नोड। दो नोड्स की यहाँ पर बात की जाएगी। पहला है साइनो एट्रियल नोड, इसे ऐसे नोड भी कहते हैं या फिर इसका कॉमन नेम जो है जो आम जबान में मोस्टली लोग जानते हैं उसे कहते हैं पेस मेकर। पेस मेकर। अब नोड के वर्ड से जाहिर है कि ये एक कोई नोड्यूलर सी शेप का कोई स्ट्रक्चर है जो कि हार्ट में पड़ा होता है और इसका फंक्शन क्या होता है देखते हैं। ये जी आपको बता रहे हैं, जैसे आप अगर हार्ट की डायग्राम देखें तो इसकी लोकेशन होती है बिल्कुल राइट एट्रियम के अपर साइड पे। लोकेशन क्या है इसकी? राइट एट्रियम के बिल्कुल ऊपर पड़ा होता है ये नोड। ये एक समझ लें एक डॉट या एक दानेदार सी साख्त है, तो ग्रेन्यूलर सा स्ट्रक्चर है और ये मौजूद है राइट एट्रियम के अपर साइड पर। अगर आप अपनी बुक की डायग्राम में देखें तो ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लेबल किया हुआ नहीं। ये आपका हार्ट है सारा और ये आपको दिखाई हुई है सुपीरियर वेना केवा, ये है इन्फीरियर वेना केवा, ये आपका राइट एट्रियम है। और ये जी ये जो ब्राउन से कलर का स्ट्रक्चर है इसे लेबल भी किया है ऐसे नोड। ये एक नोड्यूलर स्ट्रक्चर का है जी जिसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। अब ये जो नोड यहाँ पर मौजूद है ये ना बहुत सारे इसके इर्द गिर्द क्या है, हार्ट के मसल्स है ना। तो हार्ट के मसल्स हमने पहले बात की बने होते हैं मायोफिब्रिल से, मायोफिलामेंट से। तो सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे जो हैं मायोफिब्रिल्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, इस नोड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कुछ हार्ट के मायोफिब्रिल्स यानी मसल्स के पार्ट और इसके अलावा कुछ नर्व एंडिंग्स इसमें होती हैं, इसके साथ कनेक्टेड होती हैं आप कह लें। कुछ मायोफिब्रिल्स यानी हार्ट मसल्स के कुछ फाइबर्स और नर्व एंडिंग्स। तो सिग्निफिकेंस इसकी ये है जी कि जो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपने पढ़ा कि सबसे पहले ऊपर वाले जो दो वो चैम्बर्स हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कौन करवा रहा है? वो ये वाला नोड करवाता है, साइनोएट्रियल नोड। यानी आपको पता है हमारा जो हर फंक्शन है वो हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। तो ये जो नर्व एंडिंग्स की बात की है ना, ये कहाँ से आ रही हैं? ये ब्रेन से आ रही हैं आपके। और ब्रेन से नर्व एंडिंग्स आती हैं, उनका काम होता है इम्पल्सिस लेकर आना। और इम्पल्सिस क्या है? दिमाग से आने वाले मैसेजेस को इम्पल्स कहा जाता है। तो ये नर्व एंडिंग्स जो यहाँ पर ऐसे नोड में होती हैं ये इम्पल्सिस को लेकर आती हैं यहाँ तक। और इम्पल्सिस जो है, जो मैसेज है इटसेल्फ, वो यही होता है कि एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए। यानी एक तरह से वो हार्ट के जो एट्रियम के मसल्स हैं उनको वो स्टिमुलेट करती हैं, एक्साइट करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तो जब तक ये इम्पल्सिस नहीं आएंगी ब्रेन से, मोस्टली आती हैं जी ब्रेन के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ये भी आपको पता है ये ऐसा ब्रेन का वो सिस्टम होता है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को काम करता है जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये इम्पल्सिस आती हैं और ये साइनोएट्रियल नोड में आती हैं और ये मैसेज क्या दे रही हैं कि दोनों एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर क्या हुई? इस ऐसे नोड पे। यानी जब तक ये इम्पल्सिस दिमाग से नहीं आएंगी आपके जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से नहीं कर सकते।
फिर क्या होता है जी, आगे ये होता है कि जब ये आती हैं इम्पल्सेस और एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, तो फिर एक और नोड होता है जी, जिसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मौजूद है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होगा। आप अपनी देख लें बुक में डायग्राम में, ये हार्ट है और ये आपका एट्रियम था, और ये जी नीचे से वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो पड़ा है ब्राउन सा स्ट्रक्चर, इसको लेबल भी किया हुआ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं इसको। तो होता क्या है कि यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट हुई, उन्होंने एट्रियास को तो कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, और फिर वो जनरेट होकर इम्पल्सेस आई एवी नोड तक, और फिर एवी नोड को भी उन्होंने क्या किया, स्टिमुलेट करवा दिया, एक्साइट करवा दिया। जब वो एक्साइटेड हुआ तो फिर उसने क्या करना है, उसने उसके साथ जो फाइबर्स एसोसिएटेड है ना हार्ट मसल्स के, जो भी मायोफिब्रिलर सारे नहीं होते, तो जो कुछ फाइबर्स जो आपको ग्रीन से दिखाए हुए हैं, कुछ फाइबर्स हैं जी जो वेंट्रिकल्स तक फैले हुए हैं, और फिर वो बाकी के जो वेंट्रिकल्स के मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट कराते हैं, उन्हें एक्साइट कराते हैं, और फिर वो उनको ये मैसेज देते हैं कि अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये फाइबर्स हैं। और यहाँ एक बात लिखी है जी कि जो एट्रियोवेंट्रिकल नोड पे जब आती हैं इम्पल्सेस, तो फिर वो सबसे पहले जाती हैं ट्रैवल करके उन फाइबर्स के थ्रू जो कनेक्टेड हैं इनके साथ, उन मसल फाइबर्स के थ्रू वो जारी होती हैं जी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, इसके नाम से सेप्टम कहते हैं, एक बैरियर, एक सेपरेट करने वाली जो चीज़, और इंटरवेंट्रिकुलर मतलब कि दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो एक कवरिंग है या एक बैरियर है, उसको कहते हैं। तो ये आप देख लें कि यहाँ आपके दो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, ये कर लें राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट, इसके दरमियान में ये ऑब्वियसली जुड़े तो नहीं हुए ना, ये सेपरेटेड है, तो ये जगह कहलाती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मोस्टली फाइबर्स यहाँ होते हैं, क्योंकि देखें ये कनेक्टेड है दोनों वेंट्रिकल से, तो इजीली ये दोनों को स्टिमुलेट एक्साइट कर सकते हैं कि ये फिर क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। तो पहले ये खुद फाइबर्स एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड फॉर्म में आते हैं, यानी एक्साइट का यहाँ पे मतलब समझ लें कि वो स्टार्ट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो आगे भी यही मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। और ये बात आप ध्यान में रखें कि इम्पल्सेस आपके ब्रेन से आएंगी तो आपका हार्ट ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन। और आप सोच लें कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो फिर ब्लड ने आगे पास नहीं करना, एंड अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई। तो इस तरह से ये द एवी नोड्स और ऐसे नोड्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है जी कि ऐसे नोड से इम्पल्सेस एवी नोड तक आपने फासला देखा है कि बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन उस फासले को भी कवर करने में 0.15 सेकेंड्स लगते हैं। और ये बड़ी अहम बात है, ये बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि 0.15 सेकेंड का वक्फा आता है। क्यों? ताकि उतनी देर में उन्होंने लिखा है जी कि एट्रियल सिस्टोल जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और उसको मतलब कंप्लीट होने का टाइम मिल जाता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। क्योंकि आप देखें ऐसे नोड के पास इम्पल्सेस आई तो उसने दोनों एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, उसी टाइम पर दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, और फिर थोड़ा सा टाइम लगा जिस टाइम को लेकर फिर वो आगे गई इम्पल्सेस, और वो दूसरे दोनों निचले चैम्बर्स में गई। तो ये जो टाइम आया इसकी वजह से हुआ ये कि ऊपर वाले दो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके, उनकी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होगी, फिर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है ये अभी आपको पता लग जाता है, इससे पहले हम पिछले टॉपिक को ही दोबारा से देखते हैं। पीछे आपको मैंने बताया जी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है बिकॉज ऑफ इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम ब्रेन। तो आपके दिमाग से इम्पल्सेस आ रही हैं, उनकी वजह से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, चाहे वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो। तो वो कहते हैं जी कि जब ये इम्पल्सेस आती हैं ना दिमाग से, ये मैसेजेस आते हैं, तो आपको शायद पहले भी आपने पढ़ा हो कि जो इम्पल्सेस हैं ये बेसिकली ये मैसेजेस किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं केमिकल्स की, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ये डिफरेंट आयंस जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं अलोंग दी मेम्ब्रेन ऑफ नर्व्स या न्यूरॉन्स। तो जो केमिकल्स की चेंजिंग है तो आपने या उनका फ्लो करना है, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई
पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप कहते हैं कि जब वो फ्लो करता है तो उसे करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जब हमारे न्यूरॉन्स पे नर्व्स के ऊपर इम्पल्सेस फ्लो करती हैं ना, दे आर ऑल्सो आइंस, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही हमें मतलब उनको फील किया जा सकता है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो हार्ट में आपके इम्पल्सेस आ रही हैं ना, तो वो बाकी के भी जो सराउंडिंग टिश्यू हैं, हार्ट के इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं, यानी हार्ट के ऊपर जो चेस्ट कैविटी की जो सरफेस है, बॉडी वगैरह और जो मैस है, मसल्स हैं, उनमें भी आप उसको फील कर सकते हैं। वो कैसे, खुद नहीं फील कर सकते, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर जनरेट होता है, उसको आप किसी मशीन के ज़रिए, यानी अगर आप लगा दें चेस्ट पर एक ज़िंदा इंसान के, वो लगाएं, इलेक्ट्रोड्स लगाएं, 2 इलेक्ट्रोड्स एक साइड पर, दूसरा दूसरी साइड पर, तो आप उस इलेक्ट्रिक जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हार्ट में इम्पल्सिस के आने से, SA नोड और AV नोड वाले जो इम्पल्सिस हैं उनके आने से जनरेट होता है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने अक्सर मूवीज़ में, ड्रामाज में अक्सर देखा होगा कि जी पेशेंट होता है और उसके चेस्ट के ऊपर उन्होंने वो गोल से वो लगा वायर्स सी अटैच की होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये वाइट कलर की उन्होंने अटैच की होती हैं उसकी चेस्ट के ऊपर, बहुत सारी वो कनेक्टेड होती हैं किसी मशीन के साथ। ये तो हो गए फिर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स अटैच किए हुए ताकि वो करंट को जनरेट, और आप ये समझ लें एक स्क्रीन होती है, एक मशीन होती है जिसपे वो फिर उसका पोटेंशियल दिखा रहा होता है। तो वो पोटेंशियल, इसकी आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है कि जी इस तरह की वेव्स नज़र आती हैं, ऊपर नीचे इस तरह से वेव्स नज़र आती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अगर ये ऊपर नीचे वाली वेव्स ना हो, इन वेव्स में कोई ये इस तरह से नहीं मूव कर रही है और वो स्ट्रेट लाइन अगर आ गई है, तो फिर इसका क्या मतलब होता है, ये तो सबको पता होता है, बच्चे को, कि जी वो फिर मतलब है कि बंदा जो उसकी डेथ होगी। क्यों, ये अब आज आपको पता लग जाएगा। क्योंकि देखें, अगर तो पीछे से इम्पल्सिस आ रही हैं, इसका मतलब इंसान का दिमाग काम कर रहा है और फिर वो हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, उन इम्पल्सिस को फील भी कर रहे हैं, और वो सारा सिस्टम नॉर्मली चल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये पी वेव जो आपको नज़र आ रही है, ये होती है एट्रियाज आपके जब कॉन्ट्रैक्ट करने हैं ना, उससे पहले ये बनती है। यानी इतना पोटेंशियल आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.2 मिली वोल्ट्स का पोटेंशियल डिटेक्ट होता है। फिर QRS वाली ये जो एक और वेव नज़र आ रही है, तो ये जो है, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ये वेव और इतने वोल्ट्स आपको डिटेक्ट होते हैं काफ़ी सारे। और फिर ये वाली जो वेव है, T वेव इसको कहते हैं, ये जी फील होती है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो रिकवर हो रहे होते हैं उससे, यानी वो दोबारा अपनी रिलैक्स फॉर्म में आ रहे होते हैं उस दौरान। तो ये डिफरेंट वेव्स हैं जो अप्स एंड डाउन आपको नज़र आते हैं, और इसका मतलब है कि इंसान जो है वो जिंदा है, उसका हार्ट नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहा है। तो अगर तो वो ये ठीक वेव्स नहीं आती, इनकी एक सर्टेन अमाउंट है, यहाँ पर मिली वोल्ट्स में आपको वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मेजर करके देती है मशीन। तो अगर इनमें मसला है तो इट डज़ मीन कि उस इंसान का जो हार्ट है वो ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहा, और उसके फिर कॉजेज़ हो सकते हैं, डिफरेंट डिजीज़, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, कहीं भी कोई भी मसला हो सकता है, उसको रूल आउट फिर करते हैं फिजिशंस। तो ये है जी कि इसका फ़ायदा इस मशीन का क्या है कि ये आपके हार्ट की जो रिदमिसिटी है कि वो ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसमें कंडक्शन इम्पल्सिस की ठीक हो रही है नहीं हो रही, वो आपको ईजिली बता देता है डिटेक्ट। इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या आसान लफ्ज़ इसका तो सबको पता होगा जी, ECG करवाते हैं ना, कि ECG करवा लें, किसी को हार्ट का मसला हो उसे कहते हैं ECG करवा लें। तो वो ECG यही चीज़ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कि उसके हार्ट का जो पोटेंशियल है वो मेजर कर लिया जाए कि हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, उसकी को वेव्स जो है वो सही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन बन रही है कि नहीं। और जो मशीन ये काम करती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन कहा जाता है। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और फिर ये जो आपको ग्राफ सा नज़र आ रहा है वेव्स का, ये ग्राफ है, तो फिर इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन कहते हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बना के दे रही है आपको, ठीक है। तो ये है जी। और इससे नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है कि देखें, अगर आपको कंडक्शन में मसला पता लग गया कि ठीक तरीके से रिदमिसिटी शो नहीं कर रहा हार्ट,
उसमें मसला आ रहा है या मिली वोल्ट्स ठीक जनरेट नहीं हो रहे, उसकी ये वेव्स ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना नहीं बन रहा जितना बनना चाहिए, जितना एसए नोड को जनरेट करवाना चाहिए, जितना एवी नोड तक आना चाहिए ब्रेन से इम्पल्सिस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो फिर क्या होता है, फिर उसके लिए एक हल होता है कि आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो एसए नोड है, एसए नोड साइनोट्रल नोड, उसको पेस मेकर कहते हैं। तो मेजर तो यही नोड है कि सबसे पहला है, और यहाँ पे इम्पल्सेस आएंगी तो वो आगे एट्रियम तक आएंगी, फिर वो आगे एट्रोवेंट्रिकुलर नोड तक आएंगी, फिर वो वेंट्रिकल्स तक आएंगी। तो अगर ये इधर मसला आ रहा है, पेस मेकर में ही मसला आ रहा है, तो फिर बाकी का काम कैसे होगा। तो इसलिए अक्सर जिन लोगों में अगर इस नोड से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है तो फिर हम उसके लिए आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो उसको भी डिटेल्स देखते हैं। आर्टिफिशियल पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या है जी। पेस मेकर ऐसे नोड को कहा था। तो अभी जैसे हमने बात की कि अगर ये पेस मेकर ऐसे नोड सही तरीके से इम्पल्सेस जनरेट नहीं कर रहा, इसका काम क्या है, इम्पल्सेस जनरेट करना, एट्रियास को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, और इवन सिर्फ एट्रियास को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना, उसने फिर इम्पल्सेस को आगे पास भी करना है। जो इम्पल्सेस ऐसे नोड तक आ रही हैं दिमाग से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, तो वो पहले तो एट्रियस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना और फिर उसको आगे पास भी करना एवी नोड के पास, और फिर एवी नोड ने क्या करना है, फर्दर उसको वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो अगर पेस मेकर में मसला है, वो सही तरीके से नहीं या तो वो ठीक तरीके से उसको स्टिमुलेट नहीं कर रहा, इम्पल्सिस सही तरीके से पास नहीं हो रही, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इनिशिएट नहीं हो रही, शुरू नहीं हो रही वहाँ से, या फिर बिल्कुल एब्सेंस या फिर वीक हैं, अगर आ रही हैं इम्पल्सेस लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकें, इन दोनों केसेस में क्या होगा, हार्ट ठीक तरीके से फंक्शनिंग नहीं करेगा, उसमें एट्रियाज और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स जिनका पहले आप ईसीजी के थ्रू देख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उस पोटेंशियल में, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन इम्पल्सेस ने प्रोड्यूस करना है, तो फिर उनके जो है ना हार्ट में ये किया जाता है कि एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। इसको ना आम ज़बान में बैटरी भी कहते हैं, आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारे दिल में बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी यही कि क्योंकि ये पेस मेकर आपका काम क्या है, करंट बेसिकली पास कराना, इनिशिएट करना, उसको स्टार्ट करना, जनरेट करना। तो करंट पास करने के फिर आपको एक बैटरी ही चाहिए होगी। तो वो आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो एक बैटरी होती है, वो फिट कर देते हैं साइनोइट्रल नोड के पास, जिनका ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, जिन पेशेंट्स का। तो बैटरी उसके ऐसे नोड के पास उसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं, और कनेक्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि ऐसे नोड की जो फिर इम्पल्सेस हैं वो ठीक तरीके से जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तब ऐसे नोड में जनरेशन में इम्पल्सिस में कोई भी पीछे से ब्लॉकेज आ गया है, कोई भी मसला है, तो वो बैटरी लगा के तो उसको उतनी वो आप समझें कि वो पोटेंशियल उसका वहाँ तक पहुँचा देती है ये बैटरी, जितना चाहिए एट्रियस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। फिर दूसरी बात है कि अगर एसए नोड ठीक है लेकिन एवी नोड वाला जो पाथवे है दैट इज़ ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक है एवी नोड का पाथवे, यानी एस नोड से एवी नोड के दरमियान में कोई मसला आ रहा है, तो फिर वो भी मतलब कहने का मतलब ये कि अगर एवी नोड में भी कोई प्रॉब्लम है तब भी आप एस नोड के साथ ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, जो अल्टीमेटली एवी नोड तक फिर उसको फर्दर काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंचाती है इम्पल्सेस, और फिर क्या होता है कि वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी ठीक तरीके से होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये पेसमेकर काम करता है। और ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे दिल में बैटरी लगी हुई है, तो वो सच्ची बात है, जो ऑपरेशन करके बैटरी फिट की जाती है और उसके बगैर ऑब्वियसली उनका हार्ट ठीक तरीके से काम ना करता एंड दे कुड डाई। तो इस तरह से होता है। अच्छा जी, जैसे हमने बात की आर्टिफिशियल पेसमेकर की, तो हम अब नेक्स्ट डिसऑर्डर, मतलब ये एक डिसऑर्डर था जो कि हार्ट से रिलेटेड था, क्योंकि हमने हार्ट पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ा, तो एंड में आपको पता है डिसऑर्डर्स की बात होती है। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो भी एक तरह से हार्ट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। और एक और डिसऑर्डर आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ ब्लू बेबीज़। तो ब्लू बेबीज़ के नाम से जाहिर है कि जो नीले बच्चे, इसका क्या मतलब,
इसका मतलब ये है जी कि अक्सर औकात ये डिसऑर्डर ऐसा होता है कि इसमें यह होता है जी कि वो जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम, हार्ट के अंदर, आपके हार्ट में एक इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। वो कहते हैं मतलब दोनों एट्रियाज के दरमियान में जो सेपरेशन हो रही है, उनके दरमियान में जो एक समझें एक कवरिंग है, एक बैरियर है, उसको कहते हैं सेप्टम। एक रुकावट है जो दोनों एट्रियाज को एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो उसके अंदर जो है ना, कभी कभार डेवलपमेंट के दौरान ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से बंद नहीं होता, या वो जो वहाँ पर एक फोरामेन, एक सुराख, एक होल होता है, ठीक है। तो फोरामेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो वहाँ पर ठीक तरीके से अभी डेवलपमेंट चल रही है उसकी सेप्टम की, तो उसमें सुराख वगैरह होते हैं। तो वो अगर इवन एडल्ट होने तक या फिर वो बेबी के पैदा होने तक भी वो ठीक फोरामेन फिल नहीं होता या क्लोज नहीं होता, उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। या फिर दूसरी वजह इसकी बताई है उन्होंने इस डिसऑर्डर की। ये हम कॉजेज़ डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इसके। सबसे पहले एक कॉज क्या है कि हार्ट में जो इंटर एट्रियल सेप्टम में फोरामेन बनता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो ठीक तरीके से क्लोज नहीं हुआ। एक सुराख जो दोनों एट्रियास के दरमियान में था, वो ठीक तरीके से क्लोज नहीं हुआ। और दूसरी कॉज ये बताई गई है कि डक्टस आर्टीरियोसस। अब ये एक नया नाम है आपके लिए कि ये क्या चीज़ है। डक्टस आर्टरियोसिस एक समझ लें एक वेसल होती है, एक ब्लड वेसल ही होती है, और ये क्या कर रही होती है फीटस में, यानी जब अभी बेबी डेवलप हो रहा होता है, ये सिर्फ फीटस में होती है, फीटस के हार्ट में। फीटस कहते हैं डेवलपिंग बेबी को। तो जब बेबी अभी डेवलप हो रहा है, उसके अंदर एक इजाफी एक वेसल होती है, दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस। और वो कहाँ होती है? दैट इज बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक कह लें या पल्मोनरी आर्टरी। वो जो आपने पढ़ा था कि हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। तो ये दोनों ब्लड वेसल्स ना फीटस के अंदर कनेक्टेड होती हैं बाय अनदर ब्लड वेसल दैट इज़ कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस। और इनका मकसद यही होता है कि जब तक जो है वो उसके बेबी के लंग्स नहीं डेवलप हुए ना, तो तब तक लंग्स की तरफ ब्लड ना भेजा जाए। मतलब पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आ भी रहा है राइट वेंट्रिकल से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो एओर्टा की तरफ भेज दिया जाता है इस वेसल के थ्रू। तो क्योंकि अभी बेबी के लंग्स डेवलप नहीं हुए, अभी वो बन रहे हैं। तो कुछ बेबीज़ में ऐसा होता है कि ये डक्टस आर्टरियोसिस लंग्स बनने के बाद भी क्लोज नहीं हुई या कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, और ये फिर कंटिन्यूसली इवन बेबी के पैदा होने के बाद भी ब्लड को क्या करती जा रही है, एओर्टा में मिक्स कर रही है। तो आप खुद सोचें क्या होगा अगर तो ये सुराख रह गया दोनों एट्रियास के दरमियान। तो आपको पता है एक तरफ जो है वो देखें जी, चैम्बर्स आपने हार्ट के 4 चैम्बर्स पढ़े थे, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। अगर यहाँ पर एक सुराख रह जाता है तो ब्लड जो है वो यहाँ से एक दूसरे में ये ब्लड चला जाएगा। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बट वो ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब ब्लड मिक्स होने की वजह से सही तरीके से ना तो बेबी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की ऑक्सीजनेशन होगी, ना उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, और इवन जो बेबी पैदा होगा उसकी स्किन का कलर ब्लू होता है। ये आप पहचानते हैं, इसका सिम्टम ये होता है कि स्किन कलर ऐसे बेबीज़ का होता है ब्लू। ब्लू क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसका कलर ब्लूइश टाइप होता है। तो क्योंकि अब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक तरीके से सेपरेटेड ही नहीं है किसी भी वजह से, चाहे ये वजह है या ये वजह है, तो वो मिक्सड है, जिसकी वजह से वो मिक्स ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स में सप्लाई हो रहा है, जिसका कलर, जिसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा ब्लूइश आ रहा होता है। तो ये नहीं कि बिल्कुल ही नीला जो है वो, जैसे आप अपनी ब्लड वेसल्स देखें तो जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी ऐसे आपकी बॉडी में आपको जो ग्रीन सी या ब्लूइश सी आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती हैं, वो वेन्स हैं। और वो क्यों ब्लूइश सी नज़र आती हैं?
क्योंकि उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस तरह का ब्लूइश स्किन उस बच्चे की पूरी बॉडी होगी, क्योंकि उसमें आर्टरीज में भी वही ब्लड जा रहा है, मिक्स ब्लड, और वेन्स में भी वही जा रहा है। इसलिए इन्हें ब्लू बेबीज कहा जाता है। दैट्स वाई कि इनकी जो स्किन है वो ब्लूइश होती है जब वो पैदा होते हैं। और वो उसकी वजह क्या है कि इनका जो ब्लड है वो किसी भी वजह से इनका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक तरीके से सेपरेटेड नहीं है। या तो कोई फोरामेन कोई होल रह गया, सुराख रह गया इंटरएट्रियल सेप्टम में, दोनों एट्रियास के दरमियान में जो इसकी सेपरेशन थी उसके अंदर, या फिर डक्टस आर्टरियोसिस जो वेसल थी, जो यहाँ से निकलने वाली पल्मोनरी ट्रंक अगर आप इसे कहें, और साथ में एओर्टा, तो इनके दरमियान में कोई डक्ट रह गई है जो कि बंद होनी चाहिए थी डेवलपमेंट के दौरान, और वो नहीं हुई। तो ये है जी ब्लू बेबीज़ का कॉन्सेप्ट। अब इंशाल्लाह ये तो हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ब्लड वेसल्स का पढ़ेंगे, क्योंकि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का 2 कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ब्लड और ये हार्ट। तो नेक्स्ट रह गया ब्लड वेसल्स, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।